नमस्ते। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में जो आधी रात को सैन्य अभियान हुआ ना, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज के इस विश्लेषण में हम जिस सोर्स मटेरियल पर बात करने वाले हैं, वो एक बहुत ही गहरे ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी बताता है। ये कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी, बल्कि ऊर्जा संसाधनों, खासकर तेल पर कंट्रोल की एक सदी लंबी लड़ाई का नतीजा था। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की चर्चा में हम सबसे पहले बात करेंगे उस मिडनाइट ऑपरेशन की। उसके बाद हम समझेंगे वेनेजुएला की विशाल तेल संपदा को, फिर उसके राष्ट्रीयकरण से अमेरिकी हितों पर क्या असर पड़ा, और आखिर में देखेंगे कि इस सब का ग्लोबल लेवल पर क्या कूटनीतिक प्रभाव हुआ। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, द मिडनाइट ऑपरेशन, यानी वो घटना जिसने इस पूरे भू राजनीतिक भूचाल को ट्रिगर किया। सोर्सेज में इस मिलिट्री ऑपरेशन के जिस सिनेमाई स्केल की बात की गई है, वो लिटरली हैरान करने वाला है। मतलब 20 अलग अलग ठिकानों से 150 से ज्यादा विमान, महीनों की रिहर्सल और खराब मौसम की वजह से हुई देरी के बाद आखिरकार 3 जनवरी की रात 10:46 पर फाइनल गो अहेड मिला। रात ठीक 1 बजे काराकास को अंधेरे में धकेलने के लिए एक बड़ा साइबर अटैक हुआ और साथ ही एयर स्ट्राइक्स हुई, जिनमें 40 जानें गईं। और फिर ठीक 2:01 पर डेल्टा फोर्स के कमांडोज सीधा राष्ट्रपति भवन में उतरे और एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को 5 मिनट से भी कम समय में अरेस्ट कर लिया गया। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल टेलीविजन देखने जैसा था। हमारा सोर्स इस बात को बहुत ही न्यूट्रल तरीके से हाईलाइट करता है कि कैसे एक आज़ाद देश पर आधी रात को हुई इतनी सीरियस और हिंसक छापेमारी को एक एक्शन मूवी या टीवी शो की तरह देखा गया। तो इतना बड़ा कदम आखिर उठाया क्यों गया? यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। ऑफिशियली अमेरिका ने इसका कारण नार्को टेररिज्म और कोकीन की तस्करी बताया, लेकिन हमारा आज का सोर्स इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सोर्स के मुताबिक अमेरिका में ड्रग ओवरडोज की सबसे बड़ी वजह फेंटेनाइल है, जो मैक्सिको से आता है, वेनेजुएला से नहीं। और वेनेजुएला से निकलने वाली ज्यादातर कोकीन असल में यूरोप जाती है। इसलिए सोर्स का काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि असली मकसद ड्रग्स था ही नहीं, असली मकसद था तेल के रिजर्व्स पर कंट्रोल। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, वेनेजुएला की विशाल तेल संपदा। अब हम उन गहरी आर्थिक सच्चाइयों पर नजर डालेंगे जो इस पूरे जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन की असली वजह बताई जाती हैं। 303 बिलियन, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वेनेजुएला में मौजूद कच्चे तेल का प्रूवन रिजर्व है। 303 बिलियन बैरल, ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। मतलब सऊदी अरब, ईरान और यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के रिजर्व्स को भी पीछे छोड़ देता है। सोर्स के अनुसार ये बेहिसाब दौलत ही इस पूरे विवाद की धुरी है। अब एक सवाल आना लाजिमी है, अमेरिका के पास अपना भी तो तेल है, फिर वेनेजुएला का तेल इतना क्रिटिकल क्यों है? दरअसल वेनेजुएला का क्रूड ऑयल भारी और खट्टा होता है, जिसे हेवी एंड सावर कहते हैं। ये डीजल और डामर बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। वही अमेरिका का अपना तेल लाइट और स्वीट है, जो पेट्रोल के लिए बेहतर है। बात यह है कि 1970 के दशक में बनी कई बड़ी अमेरिकी रिफाइनरियां बायोलॉजिकली और केमिकली इसी हेवी और सॉवर तेल पर निर्भर हैं। उन्हें चलाने के लिए यही खास तेल चाहिए। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। 1922 में वेनेजुएला में तेल मिला और शुरुआत में वहां अमेरिकी कॉरपोरेशंस का ही दबदबा रहा। फिर 1976 में वेनेजुएला ने अपनी सरकारी कंपनी PDVSA बनाई, लेकिन असली शिफ्ट तब आया जब 1999 में ह्यूगो चावेज सत्ता में आए। और फिर साल 2001 में एक ऐसा कानून पास हुआ जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे भाग 3 की, नेशनलाइजेशन और अमेरिकी हित। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने दोनों देशों के रिश्तों को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि 2001 का जो ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन कानून था ना, उसने वेनेजुएला के सभी तेल और गैस रिजर्व्स पर राज्य का यानी सरकार का पूर्ण अधिकार घोषित कर दिया। इसका सीधा मतलब था अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों की छुट्टी। सोर्स ये आर्ग्यू करता है कि इसी कानून के चलते अमेरिकी कंपनियों की एक्सेस खत्म हो गई और फिर वहां के अरबपतियों ने अमेरिकी सरकार पर जवाबी कार्रवाई करने का जबरदस्त दबाव बनाया। और इसके बाद आर्थिक और राजनीतिक दबावों का एक सिलसिला शुरू हो गया। स्टेप 1, 2002 में एक तख्तापलट की कोशिश हुई जो फेल हो गई।
स्टेप 2, 2005 में बेहद कड़े प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगा दिए गए। और स्टेप 3, 2019 तक आते आते वेनेजुएला के कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। इन लगातार झटकों का नतीजा ये हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार होने के बावजूद वेनेजुएला का ऑयल आउटपुट गिरकर सिर्फ 10 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। अब जरा आज के इकोनॉमिक गठबंधनों को देखते हैं। जब अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल लेना बंद किया तो वो तेल गया कहाँ? आज वेनेजुएला के तेल का 68% हिस्सा सीधा चीन जा रहा है और ये बात अमेरिकी हितों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। सोर्स के मुताबिक अमेरिका को सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन इसी बात की है कि इस विशाल तेल रिजर्व का सबसे बड़ा फायदा फिलहाल चीन उठा रहा है। इस पूरे बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन के तुरंत बाद दिया गया ये बयान बहुत कुछ क्लियर कर देता है। यहाँ कहा गया है, ये अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी, उन्होंने हमसे तेल छीन लिया। सोर्स सामग्री बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस कोटेशन का इस्तेमाल ये बताने के लिए करती है कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का असली मकसद कोई ड्रग कार्टेल खत्म करना नहीं, बल्कि उन राष्ट्रीयकृत तेल संसाधनों पर दोबारा अपना कंट्रोल बनाना था। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से भाग 4 पर, ग्लोबल डिप्लोमैटिक फॉलआउट। देखते हैं कि एक आज़ाद देश की संप्रभुता के इस उल्लंघन पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रिएक्शन रहा। जैसा कि हम सोच सकते हैं, वैश्विक स्तर पर इसकी भारी आलोचना हुई। लैटिन अमेरिकी देशों ने एक सुर में इसे एक खतरनाक मिसाल बताया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने इसे यूएन चार्टर का उल्लंघन कहा और चीन तथा रूस ने इसकी कड़ी निंदा की। सोर्स ये पॉइंट आउट करता है कि कई जानकारों ने इसे न्यू एज कॉलोनियलिज्म यानी नए युग का उपनिवेशवाद करार दिया और चेतावनी दी कि इससे हमारे नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। इसके अलावा कूटनीतिक और कानूनी विवाद भी कम नहीं थे। सोर्स कुछ बहुत ही अहम बातें हाईलाइट करता है। इतने बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के लिए अमेरिकी कांग्रेस से कोई अप्रूवल नहीं लिया गया। व्हाइट हाउस ने इस पूरे हमले को महज एक लॉ एनफोर्समेंट या कानून लागू करने की कार्रवाई बता दिया। और इंटरनेशनल लेवल पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के पास वीटो पावर है, जिसने उस पर कोई भी इंटरनेशनल सैंक्शंस लगने ही नहीं दिए। यहाँ तक कि इसके बाद कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको को भी इसी तरह की धमकियां दी गई। इस पूरी चर्चा के बाद सोर्स सामग्री हमें एक बहुत ही पावरफुल और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ती है। अगर संसाधनों पर कब्जा करने के लिए मिलिट्री पावर इतनी आसानी से इंटरनेशनल लॉ को दरकिनार कर सकती है, तो कल दुनिया के बाकी देशों की संप्रभुता को कौन बचाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा करता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।